नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं जब भी अपने विचार आपसे साझा करने जाता हूँ, मुझे कोई ना कोई कविता याद आ जाती है। अब दिक्कत मेरे साथ यह है कि साहित्य की दुनिया से भी थोड़ा बहुत मेरा संबंध है। बचपन से साहित्य को पढ़ने की आदत थी, तो इसलिए कोई भी विचार जब मेरे दिमाग में कौंधता है, किसी भी विषय में मैं बोलने की सोचता हूँ, तो कोई ना कोई कविता याद आ जाती है। तो आज का जो संदर्भ है, उससे पहले मैं 4 लाइनें एक कविता की सुना रहा हूँ और मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सबको वो कविता पूरी ज़रूर सुननी चाहिए। वो कविता आपको इंटरनेट में उपलब्ध रहेगी। कवि कहता है कि उत्तर तेज बुखार चढ़ा है, चढ़ने दो। दक्षिण हाहाकार बढ़ा है, बढ़ने दो। हम मजहब के पागलपन को क्यों तोलें, मंदिर मस्जिद के झगड़े में क्यों बोलें। हमको भी दिल्ली अर्जी देनी है जी, हमको भी तो पद्मश्री लेनी है जी। इसलिए जय बोलेंगे सरकारों की, गाएंगे हम आरतियां दरबारों की। सिंहासन पर भूख चढ़ेगी, चढ़ने दो। अपनी बंद जुबानों को हम क्यों खोलें, दरबारों की गलती पर भी क्यों बोलें। कल हमको भी तो उनकी नज़रों में आना है जी, हमको भी तो कल राज्यसभा में जाना है जी। इसलिए जय बोलेंगे सरकारों की, गाएंगे हम आरतियां दरबारों की। हम औरों के बारे में अब क्यों सोचें, कुर्सी के आवरणों को हम क्यों नोचें। हमको भी तो सत्ता का प्याला पीना है जी, राजभवन की सुविधाओं में जीना है जी। इसलिए जय बोलेंगे सरकारों की, गाएंगे हम आरतियां दरबारों की। ये हरिओम पवार जी की एक कविता है जो आज के बुद्धिजीवी वर्ग पर, लेखकों पर और विशेषकर मीडिया पर पूरी तरह लागू होती है। आज का संदर्भ है वो घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, और वो घटना राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान घटी, जब एक नुक्कड़ सभा जो राहुल गांधी हर इस यात्रा के दौरान कर रहे थे, वहां पर एक मंच पर एक व्यक्ति चढ़ा आया और उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गालियां दी। निश्चित तौर पर यह घोर निंदनीय है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है, और बाद में ऐसी खबरें आई हैं कि यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ा हुआ है, और बहुत सारी तस्वीरें आई जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो चर्चा तो इस बात में होनी चाहिए थी कि ये व्यक्ति जो मंच में चढ़ा, ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, यात्रा को डिरेल करने की कोई घटना थी, कोई राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा रचा गया था कि एक व्यक्ति मंच पर आए, वो भी अल्पसंख्यक समाज का, वो प्रधानमंत्री जी की आदरणीय माता जी के बारे में अपशब्द कहे और उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा को डिरेल कर दिया जाए। पर इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक नैरेटिव गढ़ा गया है बीजेपी की ओर से, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपना दुख व्यक्त किया है कि उनकी माताजी के बारे में कैसी कैसी घटिया बातें कही गई। प्रधानमंत्री जी ने बड़े भावुक होकर ये कहा कि वे तो उस व्यक्ति को माफ़ कर देंगे, लेकिन देश माफ़ नहीं करेगा। निश्चित तौर पर यह सच है, लेकिन मीडिया जो विपक्ष के हर छोटे बड़े एक्शन को, हर छोटे बड़े इनिशिएटिव को अगला ही अलग किस्म का टिल्ट दे देता है, उसने उन बातों पर चर्चा करने से परहेज किया है। सोशल मीडिया को छोड़ के मुख्य धारा के मीडिया ने, जिस पर बहस होनी चाहिए थी, बहस इस विषय पर होनी चाहिए थी कि भाषा का इतना निम्नतर स्तर भारतीय राजनीति में कब से आया, और इसके आंकड़े भी दिए जा सकते थे कि ये कब से ये इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ और किसने शुरू किया। लेकिन उनसे हटकर इसको एक इमोशनल नैरेटिव के रूप में गढ़ा जा रहा है। तो आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, हमारे लोकतंत्र में 3 स्तंभ डिक्लेयर्ड हैं संविधान में, और चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया को। लोकतंत्र में ये जो मीडिया है, ये पूरे विश्व में जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है, वहां इसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यह वह पेशा है जिसकी ताकत ने भारत में कभी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी, और इमरजेंसी जैसे घोर अंधेरे के समय में भी कुछ अखबारों ने उस सच को जिंदा बचा कर रखा था और सत्ता को बार बार कटघरे में खड़ा करने का साहस दिखाया था, जिसके कारण इस देश में इमरजेंसी खत्म हुई और 1977 में वापस लोकतंत्र लौटा था। लेकिन आज
जब हम टीवी स्क्रीन खोलते हैं तो पत्रकारिता की जगह हमें एंकर्स का तमाशा दिखाई देता है। चीखते चिल्लाते एंकर, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ी जा रही पंक्तियां, सत्ता की स्क्रिप्ट और धार्मिक ध्रुवीकरण का एजेंडा। आप तर्कों पे बात करिए। अगर आपके पास तर्क, डिबेट में तैयारी के साथ आए, एंकर पर हमला करने के लिए नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आइए अपनी बात में। इनको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। मेरा प्रश्न है कि क्या यही पत्रकारिता है? क्या यही चौथा स्तंभ है जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है? तो सबसे पहले तो एंकर और पत्रकार के अंतर को हमें समझना होगा कि एंकर क्या है और पत्रकार किसको कहा जाता है। देखिए, एंकर वो है जो स्टूडियो में बैठकर शो होस्ट करता है। उसकी भूमिका है समाचार पढ़ना या बहस को मॉडरेट करना, बहस का संचालन करना। वह कैमरे के सामने है लेकिन जमीन पर नहीं है। इसके विपरीत पत्रकार वो है जो सच की तलाश में निकलता है, दस्तावेज खंगालता है, गवाह ढूंढता है, जोखिम उठाता है और कभी कभी अपनी जान देकर भी सच जनता के सामने पहुंचाता है। एंकर का काम टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे शब्दों को जोर से पढ़ना हो गया है। पत्रकार का काम है जमीन पर छिपी सच्चाई को सामने लाना। भारतीय पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत हमेशा यही रही है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी को याद कीजिए, वे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 26 अक्टूबर 1890 को जन्मे, इलाहाबाद में जन्मे विद्यार्थी जी पहले क्लार्क थे, फिर टीचर रहे, लेकिन बाद में जल्द पत्रकारिता और राजनीति की तरफ आकर्षित हो गए। यह वह दौर था जब आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पर था। 1913 में उन्होंने अपना अखबार निकाला था प्रताप नाम का, जो किसानों, मजदूरों और रियासत के, उन दिनों रियासत हुआ करती थी, उन रियासत के पीड़ित लोगों की आवाज़ बना। उन्होंने विक्टर ह्यूगो के प्रसिद्ध उपन्यास 93 का हिंदी में अनुवाद भी किया। विद्यार्थी जी ने होम रूल मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे कई बार गिरफ्तार हुए थे और अपनी लेखनी के कारण लगातार उन्होंने मुकदमों का सामना किया था। 1930 में वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन 25 मार्च 1931 को कानपुर में जब सांप्रदायिक दंगे हुए तो वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थी जी को हम याद करते हैं, उनको याद किया जाता है एक निर्भीक और समर्पित पत्रकार के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी और सच्चे देशभक्त के रूप में जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी। उनका जीवन हमें बताता है कि पत्रकारिता का धर्म अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे उसकी कीमत जान देकर क्यों ना चुकानी पड़े। बहुत सारे ऐसे और उदाहरण हैं। प्रभाष जोशी जी हैं। प्रभाष जोशी जी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। जनसत्ता के संस्थापक संपादक प्रभाष जोशी जी बार बार कहा करते थे, कई बार उन्होंने निजी तौर पर मुझको पत्रकारिता समझाने का प्रयास करते हुए यही कहा कि पत्रकार का असली धर्म सत्ता से सवाल करना है, ना कि सत्ता की गोदी में बैठना। उनके मुताबिक जब अखबार सत्ता का प्रवक्ता बन जाते हैं तो अखबार नहीं रहते, वे केवल सत्ता के पर्चे बनकर रह जाते हैं। उनका एक कॉलम जनसत्ता में नियमित आता था, कागतकारे नाम से, जिसको पढ़कर ही मैं बड़ा हुआ, मुझ जैसे बहुतों ने पत्रकारिता सीखी। आज़ादी के बाद भारतीय पत्रकारिता ने बार बार साबित किया है कि पत्रकारिता एक्चुअल में किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए 1948 का नेहरू जी की सरकार थी, पहला स्कैंडल सामने आया था, घोटाला, जिसको जीप स्कैंडल कहा जाता है, जिसमें पहली बार यह जनता को पता चला तुरंत आज़ादी के बाद कि रक्षा सौदों में भी गड़बड़ी हो सकती है। 1957 में एक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से जुड़ा एक बड़ा घोटाला था, स्कैम था, जिसको मुंद्रा घोटाला कहकर हम याद करते हैं, जिसमें प्रेस और संसद ने मिलकर सरकार को जवाबदेह बनाया था और जिसमें नेहरू जी के दामाद फिरोज गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के पति का विशेष हाथ था। उन्होंने इस मुद्दे को अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के खिलाफ संसद में उठाया था और तत्कालीन वित्त मंत्री को इसके चलते इस्तीफा देना पड़ा था। आप बोफोर्स घोटाले को याद कीजिए। बोफोर्स घोटाला जो राजीव गांधी जी के शासनकाल में हुआ था और जिसके कारण राजीव गांधी अंततः सत्ता से बाहर हुए थे और राजा नहीं फकीर है के नारे के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस बोफोर्स घोटाले में चित्रा सुब्रमण्यम जैसी महिला पत्रकार ने स्विट्जरलैंड से दस्तावेज जुटाए थे और राजीव गांधी सरकार को वर्चुअली कटघरे में खड़ा कर दिया था।
द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने इन दस्तावेजों को छापकर जनता के सामने रखा। इसी तरह तहलका का ऑपरेशन वेस्ट एंड, जिसने यह उजागर किया कि रक्षा सौदों में दलाली कितनी गहराई तक फैल गई है। ये सब उस दौर की मिसालें हैं जब पत्रकारिता जनता के साथ खड़ी होती थी और सत्ता से टकराने का साहस दिखाती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ये जो मीडिया है, जो प्रेस कहलाता था और जिसको अब हम मीडिया कहते हैं, टीवी चैनलों का जमाना है, इसमें आपको जो चेहरे नजर आते हैं उनको आप गलती से पत्रकार मान लेते हैं। वे पत्रकार नहीं है बल्कि वो एंकर हैं। आप अर्णव गोस्वामी का उदाहरण लीजिए, सुधीर चौधरी का लीजिए, अमीश देवगन, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ऐसे जितने भी नाम हैं वे खुद को पत्रकार तो बताते हैं, लेकिन हकीकत में उनका काम क्या है? केवल सत्ता के नैरेटिव को आगे बढ़ाना। ये डिबेट शो के मंच में बैठकर विपक्ष को कटघरे में हर रोज खड़ा कर रहे हैं और सत्ता पक्ष को बचाने का काम कर रहे हैं। पैनलिस्ट भी ऐसे चुने जाते हैं कि विपक्षी आवाज दब जाए और सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता चमक जाए। यह कोई पत्रकारिता नहीं बल्कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अब आप देखिए, कमाल देखिए इस दौर की पत्रकारिता का या इन एंकर्स का जो कथित तौर पर पत्रकार माने जाने लगे हैं। नोटबंदी के समय की इनकी भूमिका को याद कीजिए। जब नए 2000 के नोट बाजार में आए तो चैनलों में ये अफवाह जानबूझकर फैलाई गई कि नोट में नैनो जीपीएस चिप लगी है जो जमीन में नीचे रखे पैसे का भी पता लगा लेती है। आज तक की एंकर हैं श्वेता सिंह, उनको आप खुद सुनिए, वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बता रही हैं कि अब काला धन जहां कहीं भी दबा होगा, छुपा होगा, वो इस नैनो जीपीएस चिप के जरिए सामने आ जाएगा। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि। लेकिन बाद में खुद रिजर्व बैंक ने यह साफ किया कि ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं। क्या कभी किसी एंकर ने जनता से माफी मांगी कि हमने आपको झूठी खबर दिखाई? नहीं, क्योंकि इनका मकसद सच्चाई बताना ही नहीं था। सत्ता की दी गई स्क्रिप्ट को पढ़ना था, वो पढ़ी गई, जनता जोश में आई, वाहवाही हुई प्रधानमंत्री जी की कि क्या अद्भुत टेक्निक लेकर आने वाले हैं। सच क्या है आपको पता है, ढाक के 3 पात। अब आज की बहसों को आप देखिए, हर जगह हिंदू मुसलमान का एजेंडा छाया हुआ है। कभी लव जिहाद, कभी मंदिर मस्जिद, कभी गरबा जिहाद। हर बहस धार्मिक ध्रुवीकरण पर टिक गई है। किसान आंदोलन के समय भी इन्हीं चैनलों ने किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी तक कह पुकारा था, जबकि असली मुद्दा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, एमएसपी का, कर्ज का, मंडियों के निजीकरण का। पेगासस जासूसी कांड पर विदेशी मीडिया ने पन्ने भर भर के लिखे, लेकिन हमारे भारतीय चैनल, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो चुपचाप रहे। क्यों? क्योंकि जिस सत्ता पर सवाल उठना था वही सत्ता इनके मालिकों को ताकत देती है, विज्ञापन देती है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। 2022 की रिपोर्ट में भारत, जो टोटल 180 कंट्रीज हैं, 180 देश हैं, उनमें 150वें स्थान पर था। यह स्थिति क्या बताती है? यह स्थिति बताती है कि भारत में पत्रकारिता अब स्वतंत्र नहीं रह गई है। पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, फील्ड रिपोर्टर मारे जा रहे हैं और टीवी स्टूडियो में बैठे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जो एंकर हैं, वो सत्ता की जय जयकार कर रहे हैं। गौरी लंकेश, शुजात बुखारी, दानिश सिद्दीकी, जगेंद्र सिंह, संदीप कोठारी, ना मालूम कितने नाम हैं। जैसे पत्रकारों ने सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। रवीश कुमार, अभिषार शर्मा जैसे कितने पत्रकार हैं जिनको उनके चैनलों ने बाहर का रास्ता दिखाया। सच बोलने की कीमत ये जो एंकर हैं इनको कभी चुकानी नहीं पड़ती, क्योंकि ये सच कभी बोलते ही नहीं है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBDSA ने इन 3 पत्रकारों के अलावा एक और पत्रकार है, इन पर न सिर्फ जुर्माना लगाया है बल्कि इन्होंने जो कार्यक्रम किए थे उन्हें हटाने का आदेश दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि NBDSA के प्रमुख हैं जस्टिस AK सीकरी, और जस्टिस AK सीकरी ने इन तीनों पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आप विदेशों का एग्जाम्पल लीजिए। जमात खगोशी को दूतावास के भीतर मार दिया गया था। डेफ्ने कारुआना को कार बम से उड़ा दिया गया। अन्ना पॉलिटकोविनियाना को गोली मार दी गई। ये पत्रकार हैं जो पत्रकारिता की असली परिभाषा,
सच बोलना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको ये लोग स्थापित करते हैं। लेकिन हमारे एंकर ये केवल टेलीप्रॉम्प्टर से गाइड किए जाते हैं। इनके ईयरपीस में प्रोड्यूसर बताता है, और ये बातें खुद कई मीडिया चैनल से निकले पत्रकारों ने स्वीकारी हैं। प्रोड्यूसर बताता है कि जब आप डिबेट कर रहे हैं तो किसको बोलने का मौका दो और किस पर हमला करो, किसको बचाना है, किस मुद्दे को हवा देना है, ये प्रोड्यूसर बैकएंड से बता रहा होता है और ये एंकर्स वही काम कर रहे होते हैं। जनता से सवाल नहीं पूछते हैं, ये सत्ता के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछते हैं। यही वजह है जब विपक्ष का कोई नेता आपत्तिजनक बयान देता है तो ये पूरी रात डिबेट करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी या भाजपा के नेता गलत भाषा का उपयोग करते हैं तो खामोशी। अब आप याद कीजिए मोदी जी का बयान 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला, कांग्रेस सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहना, जर्सी गाय कहना, राहुल गांधी को हाइब्रिड कहना, ये सब जो बयान थे, इन पर क्या इन चैनलों ने कभी कोई बहस की? यह चयन जो इस प्रकार का चयन करते हैं कि किस पर बहस होगी और किस पर नहीं होगी, यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। 2015 को याद कीजिए, जब फौज के मुखिया रह चुके एक जनरल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके एक जनरल वीके सिंह साहब ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए मीडिया को प्रोस्टिट्यूट कह दिया। मीडिया को प्रोस्टिट्यूट कहा गया, हो हल्ला मचा, मगर वीके सिंह साहब मंत्री बने रहे और उसके बाद दोबारा भी सांसद बने। 2016 में उत्तर प्रदेश भाजपा के एक नेता हैं, प्रदेश भाजपा के उस समय उपाध्यक्ष थे, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो शायद इस समय सरकार में मंत्री हैं योगी जी की, दयाशंकर सिंह। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी के लिए बेहद घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था कि मायावती का चरित्र वैश्याओं से भी बदतर है। बड़ा हंगामा मचा, बड़ी नैतिकता की बात उठी। बीजेपी ने उनको कुछ समय के लिए शायद एक्सपेल भी किया था, लेकिन अब वो वापस हैं। 2016 के दौरान ही एक नया मुद्दा शीर्ष नेतृत्व के मुंह से सुनने को मिला, कब्रिस्तान शमशान। ऐसी शर्मनाक शब्दावली सामने आई। किसके शब्द थे ये? याद कीजिएगा। नवंबर 2019 में तो अति हो गई जब भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने, उन्होंने संसद में महात्मा के हत्यारे को देशभक्त कहने का दुस्साहस किया। राजघाट में सोए गांधी को कैसा लगा होगा, इसको सोचिए। महात्मा गांधी जो इस देश के राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं, उनके हत्यारे को देशभक्त कहा गया। हालांकि इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर नाराजगी जताई, प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करूंगा ये बात कही प्रज्ञा जी ने, लेकिन नैरेटिव गढ़ दिया और वो नैरेटिव एस्टैब्लिश हो गया है कि महात्मा गांधी के हत्यारे को भी देशभक्त कहा जा सकता है। ये बेहद शर्मनाक है कि आप महात्मा के हत्यारा का महिमा मंडन कर रहे हैं। पत्रकारिता का यह संकट दोस्तों भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर संकट है। जब मीडिया ही सत्ता का औजार बन जाए तो जनता की आवाज कौन बनेगा? जब चौथा स्तंभ भी गिर जाएगा तो लोकतंत्र आखिर किस पर टिका रहेगा? गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रभाष जोशी, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका और उस समय उनके एडिटर जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनकी पत्रकारिता हमें याद दिलाती है कि पत्रकार का काम जनता के साथ खड़ा होना है, चाहे सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। आज अगर पत्रकारिता केवल स्टूडियो में बैठकर चीखने और सत्ता की स्क्रिप्ट पढ़ने तक सीमित हो गई है तो यह लोकतंत्र की आत्मा के मरने समान है। भारतीय पत्रकारिता कभी गर्व से कह सकती थी कि उसने बोफोर्स जैसे घोटालों की सच्चाई सामने रखी, बहुत गर्व से कह सकती थी इमरजेंसी में लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी, किसानों, मजदूरों और गरीबों की आवाज बनी। लेकिन आज वही पत्रकारिता गोदी मीडिया बन चुकी है। अब एंकर पत्रकार नहीं हैं, सत्ता के प्रवक्ता हैं, और इन एंकरों को पत्रकार मारने की भूल आप भी मत कीजिए। वे हर शाम जनता को गुमराह करते हैं और असली सवालों से ध्यान हटाते हैं। यह समय है कि जनता भी यह पहचाने कि ये एंकर हैं, इनको फीड किया जाता है, वही ये बोलते हैं, ये पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता वही है जो सत्ता से सवाल करे और सच को उजागर करे, जो जनता की आवाज बने। जब तक ये फर्क आपको साफ नहीं होगा तब तक लोकतंत्र कमजोर ही होता जाएगा। धन्यवाद।